हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं संगम युग के बारे में, अर्थात हम चर्चा करने वाले हैं संगम एज के बारे में। दोस्तों, संगम युग पर यह हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले का लेक्चर भी प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत संगम युग पर बन चुका है। इससे पहले के लेक्चर में हमने संगम युग के बारे में जाना कि किस तरह दक्षिण भारत के क्षेत्र में या फिर दक्षिण भारत में संगम युग व्याप्त था, संगम युग फैला हुआ था। हमने उस लेक्चर में देखा कि संगम युग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे, जो कि चोल, चेर और पांड्य राजवंश हुआ करते थे। उस लेक्चर में हमने संगम सभाओं के बारे में जाना। हमने जाना संगम किसे कहते हैं, हमने संगम सभाओं के बारे में चर्चा की, कब कब हुई थी संगम सभाएं, उनके अध्यक्ष कौन थे, उनके संचालनकर्ता या संरक्षणकर्ता कौन कौन हुए। हमने देखा संगम साहित्यों के बारे में। हमने जाना संगम साहित्य क्या है, संगम साहित्य, महत्वपूर्ण संगम साहित्य कौन कौन से हैं, उनके रचयिता कौन कौन हैं। साथ ही साथ हमने संगम युगीन महाकाव्यों के बारे में देखा था कि कौन कौन से संगम युगीन महाकाव्य, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है संगम युग का। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं एग्जाम में। हमने महाकाव्यों को देखा, महाकाव्यों के रचनाकारों को देखा, उनके बारे में भी हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। ये तो सिनॉप्सिस था संगम युग के प्रथम लेक्चर के बारे में, जिससे पता चल रहा होगा सिनॉप्सिस से ही कि कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो वाला लेक्चर भी जरूर से देख लेना। आज का जो संगम युग का लेक्चर है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में है, अर्थात संगम युग के राजनीतिक इतिहास के बारे में। यह लेक्चर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में पूरा संगम युग महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए आप हेडिंग डालेंगे, अपना कॉपी पेन उठाइए। वी विल स्टार्ट द लेक्चर विदाउट एनी फर्दर डिले। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ संगम एज हेडिंग डालेंगे आप लिखेंगे संगम युग का राजनीतिक इतिहास। ठीक है, हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने। अब कुछ लिखने से पहले हम इस मैप को भी समझ लेते हैं, ये मैप क्यों बनाया गया है यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। तो दोस्तों, ये जो मैप बनाया गया है ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, प्राचीन भारत का दक्षिणी क्षेत्र है। यहाँ पे संगम युगीन दक्षिणी भारत में कौन कौन से राजवंश कब कब हुए, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे लोकेशंस देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर हुए थे। तो दोस्तों, आप थोड़े से पन्ने पलटिए, और जो फर्स्ट लेक्चर आपने अटेंड किया है उसमें भी मैंने भारत के मैप में आपको ये राजवंश बताए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन रॉन्ग यहाँ पे लिख दी थी। मैंने चोल साम्राज्य यहाँ पे बता दिया था आपको और चेर साम्राज्य यहाँ पे, तो आप उसे करेक्शन करेंगे, वहाँ पे करेक्ट करेंगे उसे। आप यहाँ पे चेर साम्राज्य लिखेंगे और यहाँ पे चोल साम्राज्य। थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया था, तो करेक्ट कर लीजिए उसको। तो दोस्तों, संगम युगीन दक्षिण भारत के साम्राज्य कौन कौन से थे? चोल साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य और चेर साम्राज्य। सबसे पहले चोल साम्राज्य की लोकेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो दक्षिण भारत में वर्तमान में कर्नाटक और वर्तमान का केरल, तो यहाँ से केरल राज्य से स्टार्ट करेंगे। केरल राज्य और कर्नाटक का दक्षिणी क्षेत्र, ये जितना भूभाग है ये चेर साम्राज्य के अंतर्गत हुआ करता था संगम युग में। चोल साम्राज्य, वर्तमान का आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो चोल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और पांड्य साम्राज्य अर्थात भारत का दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु, पांड्य साम्राज्य वहाँ पे शासन किया करता था। ठीक है, ये पोजीशंस थी संगम युग के दौरान दक्षिण भारत में राजवंशों की। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चेर साम्राज्य, तो ये यहाँ पे आ गया केरल और कर्नाटक का दक्षिणी भूभाग। चोल साम्राज्य आंध्र प्रदेश और पांड्य साम्राज्य तमिलनाडु वाले एरिया में। अब दोस्तों, आप लिखना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाल ही लिया होगा आप लोगों ने, अब लिखना स्टार्ट करेंगे आप। संगम युगीन राजवंशों के बारे में हमें संगम साहित्यों से ही जानकारी प्राप्त होती है, मतलब इनके जो स्रोत है वो क्या है? संगम साहित्य हैं। तो संगम युगीन साम्राज्यों के बारे में संगम साहित्यों से ही जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यों से, ठीक है। संगम साहित्यों में संगम युगीन प्रमुख राजवंश जो दर्शाए गए हैं वे हैं चोल, चेर और पांड्य। कौन से प्रमुख राजवंश बताए गए हैं संगम साहित्यों में? तो चोल,
चेर व पांड्य साम्राज्य के बारे में वर्णन किया गया है संगम साहित्य में। ठीक है, ये प्रमुख राजवंश बताए गए हैं। चोल, पांड्य साम्राज्य, चेर साम्राज्य, आप इसे ऐसे भी देखेंगे ना दोस्तों तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, चोल, चोल के नीचे फिर पांड्य साम्राज्य और इधर की साइड जाएंगे उत्तर पश्चिम दिशा में, पांड्य साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी दिशा में क्या आ जाएगा आपका, चेर साम्राज्य आ जाएगा। चोल, चेर, पांड्य साम्राज्य का वर्णन किया गया है संगम साहित्यों के अंतर्गत। चोल साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य और चेर साम्राज्य में भी सबसे पहले चोल साम्राज्य अभ्युदय हुआ था संगम युग में, इसलिए सबसे पहले हम चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये 2 फैक्ट लिख लिए, उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य, और लिखना स्टार्ट करेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। संगम युगीन प्रथम साम्राज्य, मतलब सबसे पहले इसी का अभ्युदय हुआ था। ठीक है, वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित, इसकी स्थिति लिखेंगे चोल साम्राज्य वर्तमान आंध्र प्रदेश वाले भूभाग पर स्थापित था। पूरा लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, है ना, पूरी लाइनें लिखेंगे, आपको मैंने पहले भी कई बार कहा है इस बारे में। वर्तमान आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश वाला भूभाग। ठीक है, इससे क्या होता है दोस्तों, ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में से पूछा नहीं जाता है कि कहाँ कौन सा, लेकिन हमें चीज़ें लोकेशंस क्या होती है याद होती है, और जो टफ फैक्ट है उन्हें याद रखने में हमें मदद मिलती है। तो वर्तमान आंध्र प्रदेश वाला भूभाग, चोल साम्राज्य पेन्नार व वेल्लार नदी के मध्य स्थित था। ये साम्राज्य कहाँ पे, प्राचीनतम समय पे पेन्नार व वेल्लार नदी के मध्य में स्थित था। वेल्लार नदी के मध्य में, ठीक है, ये यहाँ पे पेन्नार नदी और यहाँ पे वेल्लार नदी, वेल्लार, और मध्य में आप क्या स्थित हो गया, चोल साम्राज्य। पेन्नार नदी और वेल्लार नदी के मध्य में चोल साम्राज्य स्थित था। अब देखते हैं चोल साम्राज्य की राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना लिख लिया आपने, संगम युगीन प्रथम साम्राज्य वर्तमान आंध्र प्रदेश वाले भूभाग पर चोल साम्राज्य स्थित था। पेन्नार व वेल्लार नदी के मध्य में इसकी स्थिति हुआ करती थी चोल साम्राज्य की, संगम युगीन। ठीक है, अब राजधानी, तो चोल साम्राज्य की राजधानी थी, देखिए फ्रेंड्स, संगम युगीन जो चोल साम्राज्य, इसकी राजधानी समय समय पर कई बार बदलती गई है, कई बार परिवर्तन आया है इसमें, तो आप क्रमवार लिख लेंगे। तो सबसे पहले इसकी राजधानी थी उत्तरी मंगलूर, उत्तरी मंगलूर। उसके बाद में राजधानी को परिवर्तित किया गया, बदला गया, और उरेयूर को चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया, उरेयूर को। ठीक है, उत्तरी मंगलूर के बाद में उरेयूर को राजधानी बनाया गया। उरेयूर के बाद में तंजावुर को चोल साम्राज्य की राजधानी घोषित किया गया। उरेयूर के बाद में कौन सी राजधानी बनी, तंजावुर को राजधानी बनाया गया। और उसके बाद में अंतिम और फाइनली चोल साम्राज्य की राजधानी कावेरी पत्तनम को बनाया गया, कावेरी पत्तनम। तो ये राजधानियाँ कुछ इस तरह से बदलती गई थी चोल साम्राज्य। कावेरी पत्तनम, इसका एक अन्य नाम पुहार भी है, तो पुहार भी लास्ट राजधानी कही जाती है। दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नाम याद रखेंगे। तो पुहार कावेरी पत्तनम का ही एक अन्य नाम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सी राजधानी रही थी। उत्तरी मंगलूर, उसके बाद में उरेयूर को राजधानी बनाया गया, उरेयूर के बाद में तंजावुर को राजधानी बनाया गया, और तंजावुर के बाद में कावेरी पत्तनम, जिसका एक अन्य नाम पुहार भी है, उसे चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया जाता है। राज चिन्ह पूछे जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वैसे हर साम्राज्य का राज चिन्ह होता था, लेकिन यहाँ पे दक्षिण भारत के जो राज चिन्ह हैं इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पे
हम डिस्कस कर रहे हैं। तो राज चिन्ह इसका था बाघ, ठीक है, टाइगर जो होता है वो राज चिन्ह था बाघ चोल साम्राज्य का। प्रमुख शासकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से प्रमुख शासक हुए। तो चोल साम्राज्य का एक प्रमुख और शक्तिशाली शासक हुआ करिकाल। क्या नाम लिखेंगे आप? करिकाल। काफ़ी शक्तिशाली मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक था चोल साम्राज्य का। करिकाल द्वारा ही कई क्षेत्रों को, कई भूभागों को चोल साम्राज्य में जीता गया था, अर्थात चोल साम्राज्य को विस्तारित किया गया था। करिकाल ही वे शासक हुए चोल साम्राज्य के जिसने चोल साम्राज्य की स्थिति को दक्षिण भारत के क्षेत्र में काफ़ी सुदृढ़ बना दिया था। माना जाता है, करिकाल के बारे में लिखेंगे शक्तिशाली शासक। करिकाल एक शक्तिशाली शासक था, ये लाइन लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे आप, देखिए पूरी लाइन लिखेंगे आप, संगम युगीन चोल साम्राज्य के शक्तिशाली शासक करिकाल हुए थे। चोल साम्राज्य के शासक करिकाल के द्वारा माना जाता है तात्कालिक पांड्य साम्राज्य के शासक और चेर साम्राज्य के शासकों को युद्ध में परास्त किया था इन्होंने, ठीक है। क्या माना जाता है? माना जाता है कि संगम युगीन शक्तिशाली शासन या साम्राज्य पांड्य साम्राज्य व चेर साम्राज्य के शासकों को हराया गया था। किसके द्वारा? करिकाल के द्वारा। इससे पता चलता है कि चोल साम्राज्य का ये शासक कितना शक्तिशाली था। पांड्य व चेर शासकों को हराया था तात्कालिक ना। जिस समय करिकाल यहाँ पे शासक थे, उसी समय यहाँ के जो शासक थे उन्हें युद्ध में हराया था। किसने? करिकाल ने परास्त किया था, ठीक है। करिकाल द्वारा कावेरी नदी क्षेत्र का भूभाग को भी विजित किया गया था। कावेरी नदी, वेल्लार नदी के यहीं पे निकट में स्थित कावेरी नदी, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो कावेरी नदी को भी भूभाग को विजित किया गया था करिकाल के द्वारा, कावेरी नदी क्षेत्र को। देखिए दोस्तों, ऐसा होता था प्राचीन समय में, जो भी साम्राज्य विस्तारित होता था तो वे नदी का एरिया पहले ढूंढते थे। क्यों? क्योंकि नदी पे यदि प्रभुत्व जमा लिया तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी सुदृढ़ हो जाती थी। हमने कन्नौज साम्राज्य में भी देखा था, वो उत्तरी गंगा मैदान में फैला हुआ था कन्नौज साम्राज्य, इसीलिए काफ़ी सक्सेसफुल साम्राज्य रहा था। इसीलिए चोल साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए कावेरी नदी के क्षेत्र को इन्होंने कावेरी नदी क्षेत्र पे अपना प्रभुत्व जमाया, उस भूभाग को विजित कर लिया था, अर्थात चोल साम्राज्य की स्थिति कावेरी नदी पर सुदृढ़ कर ली थी। कावेरी नदी क्षेत्र में चोल साम्राज्य की स्थिति सुदृढ़ थी, इसीलिए इन्होंने इस स्थान पर एक नगर की स्थापना की थी। किसके द्वारा हुई थी नगर की स्थापना? करिकाल के द्वारा, ठीक है। करिकाल की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो करिकाल द्वारा एक नदी, इस कावेरी नदी पर एक नगर बनाया जाता है जिसका नाम है कावेरी पत्तनम, जिसकी चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले की है, पत्तनम, ठीक है। जिसका एक अन्य नाम क्या है? पुहार। और फिर कावेरी पत्तनम को ही चोल साम्राज्य की राजधानी बना दिया गया था, ठीक है, कावेरी पत्तनम। तो ये वही लास्ट जो राजधानी थी कावेरी पत्तनम, जिसका एक अन्य नाम क्या था? पुहार था, उसे ही चोल साम्राज्य की अंतिम राजधानी बना दिया जाता है। और ये किसके द्वारा ये नगर स्थापित हुआ था कावेरी पत्तनम? तो ये करिकाल के द्वारा स्थापित हुआ था। करिकाल कौन थे? तो ये चोल साम्राज्य के एक शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। करिकाल के द्वारा ही एक दक्षिणी देश जिसका नाम श्रीलंका है, आप सभी जानते हैं, भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है, तो श्रीलंका को भी विजित किया गया था करिकाल के द्वारा। तो नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे करिकाल के बारे में। करिकाल द्वारा श्रीलंका को भी विजित किया जाता है, ठीक है, विजित किया गया। अर्थात करिकाल एक शक्तिशाली शासक थे और वे चोल साम्राज्य को निरंतर विस्तारित कर रहे थे, इसके एरिया को निरंतर बढ़ाते ही जा रहे थे। अब दोस्तों, करिकाल की मृत्यु के बाद में या करिकाल के शासन के समाप्त होने के बाद में चोल साम्राज्य की स्थिति काफ़ी डाउन चली जाती है, काफ़ी नीचे चली जाती है, काफ़ी ये कमज़ोर हो जाता है चोल साम्राज्य क्योंकि करिकाल ही इसके शक्तिशाली शासक हुए थे संगम युग में। इतनी खराब हो जाती है इनकी स्थिति कि ये अधीनस्थ सामंत हो जाते हैं,
बाद में जब हम दक्षिण भारत के और राज्यों को पढ़ेंगे उसमें चोल साम्राज्य फिर से उभर कर आता है। अर्थात करिकाल के बाद में चोल साम्राज्य के शक्तिशाली शासक विजयालयी हुए थे। काफ़ी टाइम के बाद में कौन हुए थे? विजयालयी। तो उनका नाम भी लिख लेंगे, क्योंकि जब हम चोल साम्राज्य को फिर से पढ़ेंगे ना तो वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, विजयालय से। तो करिकाल के बाद में प्रमुख शासक कौन हुए? विजयालय। विजयालय जो पुनः चोल साम्राज्य को सुदृढ़ करते हैं। जब हम राष्ट्रकूट वंश वगैरह दक्षिण भारत के जो ये राजवंश हैं इनके बारे में पढ़ेंगे तब चोल साम्राज्य के बारे में पुनः चर्चा करेंगे। तो विजयालय हुए करिकाल के बाद में द्वितीय शासक, शक्तिशाली शासक चोल साम्राज्य के। तो ये पूरी जानकारी हो गई दोस्तों चोल साम्राज्य के बारे में, जो कि संगम युगीन चोल साम्राज्य था। आइए अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट साम्राज्य की, जो कि है चेर साम्राज्य। इतना लिख लिया विजयालय वगैरह का नाम। अब हम चेर साम्राज्य पढ़ेंगे। चेर साम्राज्य हेडिंग डालिए। चेर साम्राज्य के बारे में नाम ही टफ है, बाकी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं दोस्तों। ये जब जानते हैं, जैसे ही हमें साउथ इंडियन मूवीज़ अच्छी लगती है ना, वैसे ही ये राजवंश भी अच्छे ही लगते हैं। चेर साम्राज्य, चेर साम्राज्य की लोकेशन क्या है? तो केरल राज्य का क्षेत्र और दक्षिणी कर्नाटक वाला क्षेत्र। ठीक है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे चेर साम्राज्य में वर्तमान कहाँ तक ये फैला हुआ था? तो वर्तमान केरल, थोड़ा सा तमिलनाडु वाला भूभाग, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक वाला क्षेत्र, दक्षिणी कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ पे विस्तारित था आपका चेर साम्राज्य। कहाँ पे? केरल, थोड़ा सा तमिलनाडु वाला भूभाग और थोड़ा सा दक्षिणी कर्नाटक वाला क्षेत्र, जहाँ पे चेर साम्राज्य विस्तारित था। चेर साम्राज्य के बारे में एक और चीज लिखेंगे आप, राजधानी। ठीक है, चेर साम्राज्य की राजधानी करुवुर हुआ करती थी। क्या नाम था? करुवुर। करुवुर चेर साम्राज्य की राजधानी थी। राज चिन्ह इनकी जो राजधानी थी करुवुर ही रही हमेशा, जो कि वर्तमान केरल में स्थित है। केरल राज्य में कुरुवुर। राज चिन्ह राज चिन्ह की यदि बात की जाए तो चेर साम्राज्य का राज चिन्ह हुआ करता था धनुष। ठीक है, धनुष चेर साम्राज्य का राज चिन्ह हुआ करता था। इंपॉर्टेंट है। अब चेर साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में देखते हैं। अच्छा दोस्तों, चोल साम्राज्य में एक और फैक्टर लिख लेंगे आप। चोल साम्राज्य, जिसे चोल मंडलम के नाम से भी जाना जाता था, चोल साम्राज्य को, इसमें एक और ऐड करेंगे, चोल मंडलम। ठीक है, क्या कहा जाता था इसे? चोल मंडलम। अर्थात यहाँ के नागरिकों को यदि पूछा जाए कि आप कहाँ के निवासी हैं तो ये क्या बताते थे? चोल मंडलम के, मंडलम। ठीक है, चोल मंडलम के। याद आ गया तो आप लोगों को बता दिया। अब चेर साम्राज्य के प्रमुख शासक, चेर साम्राज्य पे आ जाइए। चेर साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन हुए? चेर साम्राज्य के प्रमुख शासक उदयिन जेरल। उदयिन जेरल हुए प्रमुख शासक या प्रथम शासक भी कह सकते हैं चेर साम्राज्य का। ठीक है, प्रथम शासक भी हुए थे। उदयिन के बाद उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? उदयिन जेरल के बाद में उत्तराधिकारी बनते हैं नेदुन जेरल। नेदुन जेरल, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ये भी शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, चेर साम्राज्य के। तो कौन हुए? उदयनजेरल, जिन्हें चेर साम्राज्य का प्रथम शासक भी कह सकते हैं। संगम युगीन चेर साम्राज्य का प्रथम शासक उदयनजेरल, जिनके उत्तराधिकारी बने नेदुनजेरल। एक और प्रमुख शासक है चेर साम्राज्य के अंतर्गत, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है सेनगुट्टवन। ठीक है, सेनगुट्टवन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत शक्तिशाली शासक थे चेर साम्राज्य के। इन्होंने भी चेर साम्राज्य को दक्षिण भारत के क्षेत्र में सुदृढ़ किया था, इसकी स्थिति को मजबूत बनाया था। कौन? सेनगुट्टवन। तो कौन कौन प्रमुख शासक हुए? उदयनजेरल, नेदुनजेरल और सेनगुट्टवन, ये प्रमुख शासक हुए चेर साम्राज्य के। सेनगुट्टवन के बारे में और चीजें देखेंगे। सेनगुट्टवन को चेर साम्राज्य के लोग कई नामों से जानते थे, कई नाम फेमस थे। चहीते शासक थे ये चेर साम्राज्य की जनता के। सेनगुट्टवन, इनका एक अन्य नाम धर्मपरायण कुट्टवन, गुट्टवन नहीं लिखेंगे, यहाँ ग है, यहाँ क लिखेंगे। ठीक है, कुट्टवन। तो क्या? धर्मपरायण कुट्टवन भी इनका एक अन्य नाम था। किनका? सेनगुट्टवन का। और अन्य नामों से जाना जाता था इन्हें। लाल चेर, चेर साम्राज्य पे लाल चेर या फिर भला चेर भी कहा जाता था, भला चेर। तो ये सारे नाम किसके थे? सेनगुट्टवन के ये नाम थे। कौन कौन से नाम? धर्मपरायण कुट्टवन, लाल चेर और भला चेर के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, सेनगुट्टवन को। सेनगुट्टवन, इन्होंने अपने शासनकाल में या अपने साम्राज्य में एक प्रथा चलाई थी, काफ़ी फेमस है, इनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो प्रथा थी पत्तिनी प्रथा की शुरुआत की थी सेनगुट्टवन ने। क्या नाम था? पत्तिनी प्रथा या पत्तिनी पूजा के नाम से भी इसे जाना जाता है। पत्तिनी पूजा, इसमें क्या किया जाता था दोस्तों? तो इसमें पत्नियों की पूजा की जाती थी। ठीक है, कितनी अच्छी प्रथा थी, पता नहीं क्यों बंद हो गई। पत्नियों की पत्नी पूजा की जाती थी। ठीक है दोस्तों, क्या किया जाता था? पत्नी पूजा की जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, पत्नी पूजा की शुरुआत किस साम्राज्य में हुई थी? तो चेर साम्राज्य में हुई थी। किसने करवाई थी? तो सेनगुट्टवन ने करवाई थी। इस पूजा को या इस प्रथा को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है कणगी पूजा। कणगी पूजा या कणगी प्रथा, कणगी प्रथा। ठीक है, तो इन नामों से भी जाना जाता है। पत्नी पूजा या पत्तिनी पूजा को या पत्तिनी प्रथा को कणगी पूजा या कणगी प्रथा भी कहा जाता है। सेनगुट्टवन के द्वारा इस प्रथा को लागू किया गया था, जो कि चेर साम्राज्य के एक शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों चेर साम्राज्य के बारे में हमने देखी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पत्तनी पूजा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए अब हम नेक्स्ट साम्राज्य की चर्चा करते हैं, जो कि है पांड्य साम्राज्य। पांड्य साम्राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि जितनी भी संगम सभाएं वगैरह, संगम साहित्य लिखे गए, संगम सभाएं हुई, उनका आयोजन पांड्य साम्राज्य में ही हुआ था, पांड्य राजवंश द्वारा ही करवाया गया था। हमने इससे पहले के लेक्चर में इस बात पे डिस्कशन किया था। तो हेडिंग डाल लेंगे आप, पांड्य साम्राज्य। पांड्य साम्राज्य, लोकेशंस आप देख ही रहे होंगे मैप में। जो वर्तमान तमिलनाडु राज्य है, भारत का दक्षिणतम राज्य हो गया, तो वहां पर पांड्य साम्राज्य विद्यमान था। वर्तमान तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, यहाँ पे आपका पांड्य साम्राज्य। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै, यहीं पे सबसे ज़्यादा
संगम सभाएं हुई हैं मदुरै में, क्योंकि चूंकि पांड्य साम्राज्य संरक्षण करता थे सभाओं के, इन्होंने ही आयोजन करवाया था, इसीलिए अपनी राजधानी में ही आयोजित करवाया करते थे। मदुरै में हुआ था, याद रखेंगे। मदुरै तमिलनाडु, वर्तमान तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है मदुरै क्षेत्र, ठीक है, राजधानी। पांड्य साम्राज्य का राज चिन्ह, तो राज चिन्ह था मछली, ठीक है, मछली इनका राज चिन्ह हुआ करता था। क्या था? मछली अर्थात फिश। पांड्य साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन हुए? पांड्य साम्राज्य के प्रमुख शासक, उनके नाम नोट डाउन करेंगे, प्रमुख शासकों के। तो प्रमुख शासक हुए आपके नेडियोन, नाम टफ है लेकिन बार बार लिखेंगे, जैसा मैंने कहा बार बार उच्चारित करेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। नेडियोन की जगह नेडुयोन करो इसको, है ना, नेडुयोन। नेडुयोन और नेक्स्ट शासक हुए प्रमुख, इनके बाद में उत्तराधिकारी भी बने थे, जो कि नेडिजेलियन, नेडिजेलियन, ठीक है। तो ये प्रमुख शासक हुए पांड्य साम्राज्य के, नेडुयोन और नेडुजेलियन, नेडिजेलियन, ठीक है। नेडुयोन, नेडिजेलियन प्रमुख शासक हुए पांड्य साम्राज्य के। हमें संगम साहित्यों के द्वारा इनकी काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई है पांड्य साम्राज्य की। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा हम नेडुयोन और नेडिजेलियन के बारे में। तो नेडियोन के बारे में आप लिखेंगे कि नेडियोन पांड्य साम्राज्य के प्रथम शासक हुए। नेडियोन क्या हुए? नेडियोन संगमकालीन पांड्य साम्राज्य के प्रथम शासक हुए। नेडुजेलियन के बारे में लिखेंगे। नेडुजेलियन पांड्य साम्राज्य के एक शक्तिशाली शासक थे। नेडुजेलियन के शासनकाल में पांड्य साम्राज्य विदेशी व्यापार करता था। क्या करता था? विदेशी व्यापार यहाँ पे चलते थे, व्यापार। तो रोमन साम्राज्य के साथ में व्यापारिक संबंध स्थापित थे। साम्राज्य में व्यापारिक से व्यापारिक संबंध, ठीक है, मैं नहीं लिखेंगे। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित थे, ठीक है। नेडुजेलियन जब शासक थे पांड्य साम्राज्य के, यहाँ से काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ, इस व्यापार से काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ। किसे? पांड्य साम्राज्य को। इसीलिए पांड्य साम्राज्य की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई थी और यहाँ पे साहित्य का काफ़ी विकास हुआ था, ठीक है। कई महाकाव्य लिखे गए थे, कई रचनाएं लिखी गई थी, कई कवि उत्पन्न हुए थे, ठीक है, यहाँ के क्षेत्र में। नेडुजेलियन द्वारा नेडुजेलियन द्वारा रोमन साम्राज्य के दरबार में एक राजदूत को भेजा जाता है, ठीक है। अब तक देखिए दोस्तों, अब तक हमने मौर्य साम्राज्य में राजदूत मतलब भेजे गए थे देखा था, तो अधिकतर जो विदेशों से राजदूत हमारे इंडिया में आए थे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, बिंदुसार के, अशोक के समय आए थे राजदूत। लेकिन नेडुजेलियन के टाइम पर क्या हुआ था? पांड्य साम्राज्य के टाइम पर नेडुजेलियन शासक ने अपना राजदूत रोमन साम्राज्य के दरबार में भेजा था। इस समय रोमन साम्राज्य में शासक आगस्टई हुआ करते थे। कौन थे शासक यहाँ के? यहाँ के शासक थे आगस्टई, आगस्टस लिखेंगे, आगस्टई नहीं, आगस्टस, ठीक है। तो देखिए, यदि साम्राज्य, तो पांड्य साम्राज्य से रोमन साम्राज्य में एक राजदूत भेजा गया था। शासक थे नेडुजेलियन पांड्य साम्राज्य के, और रोमन साम्राज्य के शासक थे आगस्टस। तो ये राजदूत भेजे जाते हैं। इनसे समझ में आता है कि पांड्य साम्राज्य के जो संबंध थे, व्यापारिक संबंध, वो विदेशों में भी जारी थे और विदेशों से अच्छे संबंध स्थापित किए थे पांड्य साम्राज्य के शासकों ने। तो ये बात हो गई पांड्य साम्राज्य के बारे में कंप्लीटली। एक और चीज़ लिखेंगे पांड्य साम्राज्य में। पांड्य साम्राज्य के बारे में हमें मेगास्थनीज के
की रचनाओं से भी जानकारी मिलती है। किससे? मेगास्थनीज की रचनाओं से भी हमें पांड्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज मतलब मेगास्थनीज पांड्य साम्राज्य के बारे में जानते थे। पास में एक बॉक्स बनाएंगे, नोट करके मेगास्थनीज के बारे में लिखेंगे। आप में से कई लोग मेगास्थनीज के बारे में जानते होंगे, हमने इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। कब की है? तो हमने मौर्य साम्राज्य में मेगास्थनीज के बारे में पढ़ा है। मौर्य साम्राज्य में क्या होता है दोस्तों? मौर्य साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज राजदूत बनकर आते हैं। और किसके द्वारा भेजे जाते हैं? तो ये सेल्यूकस निकेटर के द्वारा मौर्य साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे जाते हैं। सेल्यूकस निकेटर कौन थे, इसके बारे में भी हम देख लेंगे। तो पूरा बॉक्स में नोट करके लिख लीजिए ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से याद हों। मेगास्थनीज तो क्या थे? ये राजदूत थे। मौर्यकालीन शासक चंद्रगुप्त के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के, पूरा लिखेंगे चंद्रगुप्त, क्योंकि गुप्त साम्राज्य में भी एक चंद्रगुप्त हुए थे, इसलिए आप पूरा लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, दरबार में क्या होता है? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो कि यूनान के सेनापति थे, यूनान की सेना के सेल्यूकस निकेटर। देखिए अब एरो इधर बना हुआ है, ठीक है, एरो इधर बना होता मतलब राजदूत ये पहुंचाते, लेकिन यहाँ से राजदूत इन्होंने पहुंचाया था। और ये राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज, ठीक है, तो इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहुंचाया गया था मेगास्थनीज को। तो ये वो मेगास्थनीज हैं। किसने पहुंचाया था? सेल्यूकस निकेटर ने पहुंचाया था। सेल्यूकस निकेटर कौन थे? तो ये अलेक्जेंडर के कमांडर थे, उनकी सेना के, अर्थात सिकंदर महान के सेनापति थे। आ गया याद? आ गया होगा, अब सब कुछ याद आपको, है ना? तो ये बॉक्स में आप लिख लेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से याद रहें। तो मेगास्थनीज द्वारा जब ये भारत में आए हुए थे तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, इंडिका। तो इंडिका में हमें पांड्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? इंडिका में, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में, उनके शासन के बारे में भी वर्णन किया गया है। साथ ही साथ हमें पांड्य साम्राज्य के बारे में भी जानकारी मिलती है मेगास्थनीज की बुक इंडिका में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मेगास्थनीज के बारे में जो कि पांड्य साम्राज्य से रिलेटेड थी। अब दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। हमने तीनों साम्राज्यों के बारे में वर्णन कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए और नोट भी बनाते जाइए, नोट्स भी बनाते जाइए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संगम युग को ही पढ़ेंगे हम। अभी संगम युग द एंड नहीं हुआ है। अब हम संगम युग की प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में भी जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका संगम युग फिर ख़त्म हो जाएगा, सारे पॉइंट वहाँ पे कवर हो जाएंगे आपके। अब दोस्तों लेक्चर को यहाँ तक देख लिया है, लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।